वॉलेटिलिटी के बीच डी मार्ट का स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस विद नियरली 25% गेन्स इन लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस। 7 साल बाद ईरान से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कम बैक और कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के थ्रू क्वाइटली कंट्रोल हो रहा इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट। ये 3 स्टोरीज आज के वीडियो के फोकस में रहेंगी। एंड ट्रेंडिंग न्यूज में एआई इतना पावरफुल हो रहा है कि जॉब, सैलरीज और पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो सकती है, और अब ओपन एआई ने इसे टैकल करने के लिए खुद ही सोल्यूशन भी सजेस्ट कर दिए हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। ये है मार्केट्स टुडे, जहां पर मार्केट मूविंग स्टोरीज को हम सीधा, सिंपल और फास्ट वे में डीकोड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टोरी में इंडियन स्टॉक मार्केट्स वीक चल रहे हैं, प्लस इंडिया के रिटेल सेक्टर में कंपटीशन भी काफी इंटेंस है। क्विक कॉमर्स एप्स, ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म्स, इंस्टेंट डिलीवरी सब अग्रेसिवली मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसी सिचुएशन में भी डी मार्ट का स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है। व्हाई सो? वेल, इसके पीछे पहला फैक्टर है अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन। मार्च एंड तक कंपनी ने 500 स्टोर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। स्टोर्स एक्सपेंशन से कंपनी का सेल्स बेस एक्सपैंड होता है, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी इंप्रूव होता है। मतलब कि सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, प्रोक्यूरमेंट जैसे कॉस्ट्स एक लार्जर नेटवर्क में स्प्रेड हो जाते हैं। इससे मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। और डी मार्ट का एक्सपेंशन अब सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड भी नहीं है। डी मार्ट अग्रेसिवली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहा है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अभी भी अर्ली स्टेजेस में है और ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। एक और फैक्टर है स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स। FY26 के मार्च क्वार्टर में डी मार्ट का रेवेन्यू 19% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, विच वाज शार्पली अहेड ऑफ एनालिस्ट्स एस्टिमेट ऑफ 15%। ये रेवेन्यू स्टोर एक्सपेंशन के सपोर्ट से हुआ है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 58 स्टोर्स को ऐड किया, विच वाज अ सिंगल क्वार्टर रिकॉर्ड। और तीसरा फैक्टर है मैक्रो टेलविंड्स। यूनियन बजट 2026 के कुछ इनिशिएटिव्स डी मार्ट के लिए फेवरेबल रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स, नए फ्रेट कॉरिडोर्स, इंप्रूव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स बना सकता है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स फास्टर और चीपर होंगे। इससे डी मार्ट जैसे लार्ज रिटेलर्स के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। ऑल्सो स्टेबल टैक्स रिजीम और सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा मनी देते हैं, जो कि डी मार्ट का कोर कस्टमर सेगमेंट है। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। डी मार्ट के लिए अब सबसे बड़ा थ्रेट क्विक कॉमर्स है, जो ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स की डिलीवरी को डिसरप्ट कर रहा है। अगर अर्बन कंज्यूमर्स यूं ही कन्वीनियंस को चूज करते रहे, तो डी मार्ट के हाई मार्जिन इंपल्स परचेजेस इंपैक्ट हो सकते हैं। इसका एक इंडिकेशन स्टैग्नेंट फुटफॉल्स है। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, लेकिन रीसेंट डेटा सजेस्ट करता है कि बिल्स पर स्टोर पर डे फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब कस्टमर ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है। डी मार्ट वैल्यूएशन वाइज काफी प्रीमियम पे ट्रेड करता है। इसका पीई मोर देन 100x है, जबकि निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पीई अप्रोक्सीमेटली 20x के आसपास है। यानी इन्वेस्टर्स यहां इंडिया के अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अपॉर्चुनिटी और डी मार्ट के लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन पर बेट कर रहे हैं, स्पेशली उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ, एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल और हाईली स्केलेबल बिजनेस मॉडल इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। जहां इंस्टेंट डिलीवरी और डिजिटल कॉमर्स कंज्यूमर बिहेवियर को रीशेप कर रहे हैं, ऐसे में क्या डी मार्ट की फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ इतनी ही स्ट्रांग होगी कि वो ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सके? सेकेंड स्टोरी में इंडिया ने इरानियन ऑयल इंपोर्ट्स रिज्यूम कर दिया है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म राइस्टार्ड एनर्जी, ये 2019 के बाद पहली बार हुआ है जब इंडिया ने तेहरान से ऑयल कार्गो लिया है। अराउंड 6 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल का एक शिपमेंट ऑलरेडी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर डिलीवर हो चुका है, और साथ में 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी भी सदर्न पोर्ट पर अनलोड हुआ है। लेकिन पहले तो सवाल यह है कि ईरान से इंपोर्ट्स बंद ही क्यों हुए थे? वेल, द सिंपल रीजन इज सैंक्शंस। 2019 में यूएस ने ईरानियन ऑयल पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे। इससे इंडिया को भी ईरान से इंपोर्ट्स स्टॉप करने पड़ गए थे। अगर इंडियन रिफाइनर्स ईरानियन ऑयल को खरीदते रहते, तो उन्हें सेकेंडरी सैंक्शंस का रिस्क होता। मतलब उनका ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम और डॉलर ट्रांजैक्शन से एक्सेस कट भी हो सकता था। लेकिन 2026 में ये इक्वेशन चेंज हो गया है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया के क्रूड बास्केट का एवरेज प्राइस फरवरी में $69 पर बैरल से मार्च में $100 पर बैरल के ऊपर चला गया है। यूएस ट्रेजरी ने बढ़ते ऑयल प्राइसेस को रैशनलाइज करने के लिए ईरान के इंपोर्ट सैंक्शंस पे टेम्पररी 30 डे वेवर दिया है, जिससे ऑलरेडी सी में मौजूद ईरानियन ऑयल कार्गोस को बाय करना पॉसिबल हो गया है, और इंडिया ने इसी अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब कर लिया। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, मतलब कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फंडामेंटल पिलर है।
इसीलिए गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। इंडिया 40 से ज्यादा कंट्री से क्रूड ऑयल प्रोक्योर कर रहा है, जिसमें अब ईरान भी ऐड हो गया है। करंटली कुछ इंडियन फ्लैग वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सेफ पैसेज का वेट कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी रूट को क्रॉस कर चुके हैं आफ्टर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद ईरान। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ईरान से ऑयल परचेजेस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिग्नल भी हो सकता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया का ईरानियन ऑयल इंपोर्ट रीस्टार्ट करना एक इमरजेंसी मूव भी है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी। इमरजेंसी इसलिए क्योंकि वॉलेटाइल ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक इसलिए क्योंकि इंडिया क्लियरली ये दिखाना चाहता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी रिजिड अलायंसेस पर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। सो डू यू थिंक ईरान से क्रूड बिजनेस रिज्यूम करना इज अ गुड स्टेप फॉर इंडिया? थर्ड स्टोरी में इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स अप्रैल से फरवरी FY26 के बीच $69 बिलियन हो गए और ये सर्च तब आया है जब गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। फिर भी एक्चुअली ये जो नंबर्स हैं वो सरप्राइजिंग नहीं लगते। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है और इसी वजह से गोल्ड इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का 5% से ज्यादा शेयर रखता है। लेकिन इतने मैसिव इंपोर्ट रिक्वायरमेंट के बावजूद क्या आपको पता है कि इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने का राइट सबको नहीं है? आरबीआई का 1998 का सर्कुलर गोल्ड के इंपोर्ट्स के लिए आउटराइट परचेज के अलावा 4 मेथड्स लिस्ट आउट करता है। दीज इंक्लूड्स इंपोर्ट्स ऑन लोन बेसिस, सप्लायर और बायर्स क्रेडिट बेसिस, अनफिक्स्ड प्राइस बेसिस एंड कंसाइनमेंट बेसिस। इनमें से कंसाइनमेंट रूट ही पॉपुलर हो गया और प्रैक्टिकली यूज होता है। कंसाइनमेंट मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। इसमें गोल्ड की ओनरशिप सप्लायर के पास ही रहती है, जबकि इंपोर्टर यानी कि नॉमिनेटेड बैंक या फिर एजेंसी सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करता है। पेमेंट भी अपफ्रंट नहीं होता। रेमिटेंस तब होता है जब एक्चुअल सेल होती है और वो भी अग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से। सिंपल टर्म्स में माल पहले आता है और पैसा बाद में जाता है जब डिमांड आती है। इस मेथड में स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के चलते कुछ आरबीआई नॉमिनेटेड बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ स्पेशलाइज्ड बुलियन प्लेयर्स जैसे कि MMTC, PAMP, RSBL, डायमंड इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव गेटवे बन गए हैं। ये सप्लायर्स ही गोल्ड और सिल्वर कंसाइनमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं और लोकल वॉल्ट्स में होल्ड करते हैं। डिमांड आने पर नॉमिनेटेड बैंक्स इन्हें पिक करते हैं। इस मॉडल का फायदा यह है कि लार्ज वॉल्यूम्स इंपोर्ट करने के लिए अपफ्रंट कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डाउन साइड भी क्लियर है, एक्सेस काफी लिमिटेड है। लाखों ज्वेलर्स होने के बावजूद सिर्फ 50 से 60 टॉप डीलर्स गोल्ड ट्रेड का एक्सेस रखते हैं और सिल्वर में ये अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लेयर्स है जो कि डोमिनेट करते हैं। बट सबसे बड़ा इशू है ओपेक प्राइसिंग। गोल्ड का फाइनल प्राइस ऑफन बाद में फिक्स होता है, जबकि मेटल पहले ही इंडिया में आ चुका होता है। इससे इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस के बीच डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है। बेस प्राइस यूजुअली लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन दैट इज LBMA से लिंक्ड होता है, जिसके ऊपर 6% कस्टम्स ड्यूटी लगती है। लेकिन इसके बाद नॉमिनेटेड एजेंसीज हैंडलिंग चार्जेस और मार्जिन्स भी ऐड करती हैं जो हमेशा ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज नहीं होते। रिजल्ट, डिफरेंट सिटीज में अलग अलग गोल्ड प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में प्रीमियम्स या डिस्काउंट्स और रियल ऑल इन कॉस्ट को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। गोल्ड इंपोर्ट्स भी प्रोविजनल बेसिस पर क्लियर होते हैं, फाइनल सेटलमेंट बाद में होता है जो कि ट्रांसपेरेंसी को और कम कर देता है। कंसाइनमेंट मॉडल का एक और पावरफुल फीचर है एक्सट्रीम लेवरेज। क्लाइंट्स को पूरा गोल्ड वैल्यू पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ कस्टम ड्यूटी का एक फ्रैक्शन अपफ्रंट देना होता है, जैसे कि 0.6%, 1.2% या 3%। इसका मतलब है कि रिलेटिवली स्मॉल कैपिटल से ह्यूज पोजीशंस कंट्रोल की जा सकती हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक इससे सिर्फ 30 to 40 डीलर्स पूरे कंट्री के बुलियन मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन सब की वजह से इंडिया ग्लोबल गोल्ड मार्केट में प्राइस सेटर नहीं बन पा रहा है डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स। और जब ऑफिशियल रूट इनएफिशिएंट या एक्सपेंसिव हो जाता है तो ग्रे मार्केट इंपोर्ट्स इंसेंटिवाइज हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से गिफ्ट सिटी बेस्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX को पुश कर रही है। इसका आइडिया गोल्ड इंपोर्ट्स को एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसपेरेंट बनाना है और इस पे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो सकती है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज एडवांटेजेस अडॉप्शन स्लो है क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऑलरेडी प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं और जब कोई सिस्टम ओपेक होता है तो उसमें कुछ लोगों को नेचुरली बेनिफिट मिलता है। सो पार्टिसिपेंट्स की विलिंगनेस भी कम है, इसीलिए ट्रांजिशन स्लो चल रहा है।
तो यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक तरफ इंडिया की गोल्ड डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बुलियन मार्केट का स्ट्रक्चर काफी कॉन्सेंट्रेटेड और ओपेक है। ऐसे में क्या गवर्नमेंट के प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट करने के एफर्ट्स सक्सेसफुल हो पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या गोल्ड मार्केट को भी अब बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है? अब बारी ट्रेंडिंग न्यूज की। ओपनएआई ने एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट रिलीज किया है जिसमें वार्निंग दी गई है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट कर सकता है और भी जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं और वेल्थ कुछ कंपनीज के पास कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। इंटरेस्टिंगली, इस डिसरप्शन को हैंडल करने के लिए कंपनी ने खुद ही कुछ बोल्ड आइडियाज भी सजेस्ट किए हैं। 4-day वर्क वीक विदाउट पे कट, ऑटोमेटेड लेबर यानी कि रोबोट्स पर टैक्स और एक पब्लिक वेल्थ फंड जहां एआई से जनरेट होने वाली वेल्थ डायरेक्टली सिटीजंस तक पहुंच सके। साथ ही टैक्स सिस्टम को भी लेबर से शिफ्ट करके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन्स पर फोकस करने की बात कही गई है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, देन कमेंट ओपनएआई। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको आज की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मार्केट्स टुडे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.